जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने फिर से लेकर एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का और अग्निपथ बैच के अंदर साइंस का हम लोग अध्याय नंबर 1 कर रहे थे और उसकी कुछ अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी। जैसे कि एक हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया और उसके बाद एक पूरी की पूरी अभिक्रिया समझी थी जो थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसके बाद हमने तो अब हम समझेंगे आगे जो समझने जा रहे हैं वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोगों ने अच्छे से लिख ली थी, समझ ली थी। वियोजन अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने एक उदाहरण भी समझा था, एक और उदाहरण हमको समझना बाकी था, समय की कमी की वजह से हम लोगों ने उसको इस लेक्चर पे टाल दिया था। तो जो नया बच्चा है वो आज फिर से एक बार समझ लेगा क्या है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और ये हमारी NCERT बुक ही है टोटली, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। ठीक है, अच्छा समीकरण में क्या दिया गया था, आप समीकरण को यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ फेरस सल्फेट मैंने लिया है और उसको गर्मी दी यानी ऊष्मा दी है, तो यही फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है और बाद में ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जा रहा है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बन जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाई क्यों बोला, ट्राई क्यों बोला, क्योंकि दो है यहाँ पर। अच्छा, जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 से या 2 से यहाँ पर देख रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर डाई और ट्राई क्यों बोला है। ठीक है, क्योंकि डाई का मोनो यानी एक होता है, जैसे आप लोग लिखते हो CO, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नामकरण करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को, चलो ये समीकरण भी याद रह जाता है, समीकरण आप लिख भी देते हो लेकिन नाम का उच्चारण या नाम वहाँ पे जो लिखते हो वो गलत लिख देते हो, तो हो सकता है 54 58 जितना आधा मार्क्स आपका कट जाए। तो क्यों हम काटने देवे किसी को अपना नंबर, हम पूरे की तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी, ये भाई साहब फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में टूट गया है। बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझा था। परिभाषा यहाँ पर दी है वियोजन की अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर, अच्छा ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। यहीं तक इन लोगों ने परिभाषा दी हुई है। देखो फिर से समझते हैं। एकल अभिकर्मक, अभिक्रिया के पहले जो भी हमारे पास होता है वो अभिकर्मक होता है। देखो इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये अभिक्रिया हो चुकी है और यहाँ पर हमको कुछ मिल चुका है अभिक्रिया करने के बाद। ठीक है, उसके पहले जो कुछ भी होता है अभिक्रिया के पहले, ये जो पदार्थ होता है, ये जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में प्रोडक्ट, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, एकल अभिकर्मक है और ये टूट रहा है अनेकों उत्पाद में, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी आप देख रहे हो एक के टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ पर हमको क्या है, अनेकों पदार्थ मिल रहे हैं। तो यही सही में क्या है, हमारी विघटन या वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, परिभाषा में क्या होता है, देखो एकल अभिकर्मक टूटकर, देखो एकल अभिकर्मक के टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे 1 2 3, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छे से इसको लिखकर भी गए लेक्चर में समझाया गया था, आज उसका स्पीड में रिवीजन दिया जा रहा है इसका। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है और एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक जो बात लिखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वही बातें हैं जो इस अभिक्रिया में हो रही है। जैसे कि FeSO4 × 7H2O, ये × 7H2O का मतलब क्या होता है पता है, मतलब ये फेरस सल्फेट जो लिया गया है वो हल्का सा उसमें पानी की मात्रा भी है। ठीक है, उसको गर्म करते हैं, वो जल का त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना देता है। ये क्या बन जाता है, Fe2O3। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, यानी इनमें और इनमें वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। वियोजित होना या वियोजन होना अर्थात टूट जाना या उसका विघटन हो जाना होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, फिर से बता देते हैं क्या क्या लिखा गया है।
यहाँ आप नोटिस करोगे यहाँ पे एस लिखा है, और यहाँ नोटिस करोगे कोष्टक में एस लिखा है, इधर जी लिखा है, इधर जी लिखा है। जो नए आए हैं वो खास ध्यान देंगे, एस का मतलब होता है सॉलिड। एस का मतलब क्या होता है? सॉलिड, यानी ठोस है। जो पदार्थ लिया है हम लोगों ने, जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, उसकी भौतिक स्थिति क्या है, यानी वो क्या है? ठोस है, द्रव है कि गैस है। ठीक है, हम जिस भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं वो बर्फ़ जैसा कोई टुकड़ा है, या फिर पानी जैसा कोई लिक्विड मटेरियल है, या फिर भाप जैसा कोई गैस वाला पदार्थ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फेरस सल्फेट लिया था वो कैसा है? ठोस है, सॉलिड है। समझ में आई बात? और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, वो भी क्या है? एक ठोस है। ठीक है, सॉलिड है। और जी का मतलब क्या होता है? जी क्या होता है? गैस हो जाता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या है? गैस है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या दी यहाँ पर? ऊष्मा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। हाँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। दूसरा वाला एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं क्या है। भाई यहाँ पे चूने का पत्थर लिया इन लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया है? चूने का पत्थर आता है, वो इन लोगों ने लिया है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3, चूने का पत्थर। ठीक है, ये चूना कौन सा है? ओए, बुझा हुआ चूना। गलत, NCERT मिस्टेक, फिर NCERT मिस्टेक। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैं इसी बुक में लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो, फिर NCERT की मिस्टेक। देखो, ये चूने का पत्थर है, उसको गर्म कर रहे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जा रहा है। अब देख लो, इसी बुक के अंदर अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है या बिना बुझा हुआ, देख लो। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के नीचे ही बिना बुझा हुआ चूना लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? बिना बुझा हुआ चूना। ये रहा। मज़ा आता है गलती निकालने में से तो। हाँ, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, बड़े अच्छे से दिखा देता हूँ, ना बोलेंगे ये सर क्या है, गलतियाँ निकालते फिर रहे। क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा है? बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो बुक मैं लेकर पढ़ा रहा हूँ अभी, ये न्यू NCERT है। ये जो PDF है कौन सी है? न्यू, यानी एकदम लेटेस्ट में लेटेस्ट। ठीक है, ये बदकिस्मती है हिंदी मीडियम वालों की, जिसके अंदर गलतियाँ होती है, और होती है वो बात अलग नहीं है, दोहराई जाती है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, देख लो क्या लिखा है? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा है? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं तो मैं एक साइड लिख कर दिखा रहा हूँ, देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। ये बुक के हिसाब से दे रहा हूँ मैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या लिखा है? बिना बुझा हुआ चूना। ये हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में बहुत अच्छे से पढ़ा था। बच्चा यहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छे से अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा फिर रट्टा लगाता, क्या करेगा? बच्चा कर ही क्या सकता। अब बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लो, बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, मतलब इसमें पानी डाला है, बुझा हुआ चूना। अब देख लो, ये दो जो चीज़ें लिखी है, ये पहले मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब हम लोग समझेंगे वापस बुक के अंदर से ही, जो नवी अभिक्रिया समझ रहे वियोजन वाली में, ये फिर देखते हैं। वियोजन, वियोजन कहाँ गया? वियोजन, हाँ ये रहा वियोजन, बस मिल गया। प्रिंटिंग मिस्टेक कर करके बच्चों को कंफ्यूज करे जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ये देख लो, चूना पत्थर, क्या लिखा है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा है? बुझा हुआ चूना। अब फिर वही वाले पे जाते, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना लिखा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना लिखा है। इधर क्या लिखा था? कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ
चूना। देख लो कितना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, देखो समझ में आई बात। भुजा हुआ चूना रियल में ये वाला है। बुक वालों ने कैल्शियम ऑक्साइड को एक बार बिना भुजा हुआ बताया, जो कि सही है। अब दूसरी बार यहाँ पर इसको भुजा हुआ बता रहे हैं, यानी ये है बिना भुजा हुआ। ये बहुत, इतना बच्चों को ये एक ही चीज़ को एक ही बुक में सिर्फ 2 पेज के अंदर 2 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। होगा ही नहीं मिस्टेक। जो होशियार से होशियार बच्चा भी बेचारा समझेगा, इधर उधर करेगा, फिर बोलेगा चलेगा, चलते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, बराबर। फिर बच्चों के मार्क्स कम आते हिंदी मीडियम वालों के, बोलते इंग्लिश मीडियम वाले अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ेंगे क्या अच्छा? उनकी बुक ही आप पहले से इंग्लिश में छाप देते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सुधारा कर लेंगे भाई। क्या करेंगे? बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। ये बिना भुजा हुआ चूना है, ये चूने का पत्थर है, बिना भुजा हुआ चूना इसको बोलेंगे, ठीक है। ये बुझेगा कब? जब इसमें पानी डलेगा। किसी भी चीज़ को कब बुझाते? जब उसमें पानी डालता है, यानी उसके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा तभी, बराबर। तो ये अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है भाई? हम लोग अभी क्या समझ रहे थे? वियोजन। एकल अभिकर्मक टूटकर अनेक नए उत्पाद दे रहा है, वो वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड CO2। अच्छा, ये कौन सी स्थिति में था? ठोस, द्रव या गैस था? तो कैसा है? ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? ठोस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? यहाँ पर गैस है। कैसा है? गैस है। इतना समझ में आ गया होगा। यानी अब वही वाली बात यहाँ पर लिख देते, देखो पढ़ लेते। ये इधर जो लिखा होगा ना, वो इसी को समझा कर लिखा है। देखो, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं? बराबर। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बढ़ जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। इसका अनेकों बिजनेस में या उद्योगों में होता है यूज़। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना पत्थर या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना। हाँ, इन लोगों ने यहाँ करेक्ट किया है, यहाँ गलत है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ गलत है, देख लो एक ही बार में, बराबर। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, बराबर। और इसका यूज़ कहाँ हो रहा? सीमेंट बनाने में होता है। चूने का यूज़ सीमेंट बनाने में भी होता है। आप जो घर में सीमेंट ला रहे हो, उसमें चूने का प्रयोग किया गया है ऑलरेडी, ठीक है। बोलो काला दिख रहा है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज से पहले समय में घर जो दीवार होती थी, अब जो आप दीवार बना रहे 50 साल टिके ऐसी बनाते हो, लेकिन पहले आदमियों की दीवार 5 साल टिकती थी, वो ऐसी बनाते थे। क्या करते थे? ईंट रखते थे, फिर वहाँ पे मिट्टी भरते थे उनके बीच में एक जात की, फिर दूसरी ईंट, फिर मिट्टी। सीमेंट की जगह वो लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे। फिर मिट्टी के बाद वो लोग चूने का प्रयोग करने लगे। नदी में से बहुत सारा चूना गांव के आसपास जहाँ भी मिलता था चूना लाते थे, उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से मालिश करके फिर वो चूना ऐसा बनाते थे कि वो जब वो सूख जाए ना तो थोड़ा कड़क हो जाता है। फिर वो ईंट के नीचे सीमेंट की जगह चूने का प्रयोग होने लगा। फिर साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने खोज करके सीमेंट बनाया, बराबर। वो उससे भी मजबूत, अब सीमेंट से भी मजबूत चीज़ें आ रही है कि 1 2 3 तरह के वो केमिकल आते हैं, वो केमिकल डाल के सीमेंट को बना रहे, तो सीमेंट में और ज़्यादा मजबूती आ जाती है, बराबर। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अर्थात क्या? यहाँ पर कोई पूछे कि ऊष्मीय वियोजन अर्थात क्या, पूछ सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन अर्थात क्या? पहली बात तो वियोजन अभिक्रिया, और ऑलमोस्ट वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन ही होती है। जो अभिक्रिया हो रही है, कोई भी हम लोगों ने अभिकारक लिए हैं, उसको उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभिकारक लिए किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? उत्पाद में। और एकल यानी एक अकेला, मात्र और मात्र एक अभिकारक लिया है और अनेकों उत्पाद में वो टूट रहा है, तो उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा, ठीक है। वियोजन तो है ही है, लेकिन ऊष्मा देकर कर रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन है। समझ में आई बात है? और एक और यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, तो देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए वियोजन का। ये देखो, एक अकेला पदार्थ है, टूट रहा है 1 2 और 3 में। ये क्या है? हमारा अभिकारक या अभिकर्मक। और ये सब क्या है भाई साहब? उत्पाद है।
बस यही से आपकी परिभाषा तो तैयार हो ही जाती है। परिभाषा रटने की ज़रूरत थोड़ी होती है, आप उदाहरण समझो, परिभाषा यूँ ही समझ में आ जाती है। बरोबर, क्या है परिभाषा बन जाएगी फिर से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाते हो, उससे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन या अपघटन। खबर पड़ी, पता चला? ओके, तो ये उदाहरण ये भी है, ऊष्मीय वियोजन का ही दिया है, गर्मी कर दी है, थोड़ा चित्र में दिया गया प्रयोग है। और हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो भारत की मैं कहूँगा 95 से ऊपर परसेंटेज स्कूलों में जो हिंदी मीडियम वाली है, वहाँ तो ये प्रैक्टिकल शायद बेचारे इनके दर्शन ही प्रैक्टिकल यानी लैब के जो 11th में होते हैं। चलो होते तो होते, और हिंदी मीडियम के अंदर तो लैब के दर्शन भी होते हैं ना, बेचारों को प्रैक्टिकल ही नहीं आते। कई जगह पे तो ऐसा सर लोग सिखाते, सरों को ही नहीं आते। क्वालिटी की बड़ी कमी है हिंदी माध्यम में। क्रियाकलाप 1.6, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। एक क्वथन नली है, क्वथन नली यानी परख नली, जिसमें हम लोग अभिक्रिया करते हैं। और परख नली के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है? लेड नाइट्रेट। क्या लिया है? लेड नाइट्रेट। क्या लिया है? लेड नाइट्रेट। अब बुक के अंदर या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आप बोलते हैं रट्टा रट्टा रट्टा, कुछ चीज़ों का लगाया जाता है, सभी का नहीं होता है। परिभाषाओं का रट्टा कभी नहीं लगाया जाता है, परिभाषाओं को समझकर याद किया जाता है। सूत्रों का रट्टा नहीं लगाया जाता है, सूत्र समझकर तैयार होते हैं जब आप उनके प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट दिया, तो आप इसको एक बार थोड़ा समझ के रट्टा लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? पीबी को ये लोग लेड बोलते हैं और NO3 को नाइट्रेट बोल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा लेड नाइट्रेट। 2-3 बार हम पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें नाम याद हो जाएगा। लेड नाइट्रेट क्या हो जाएगा? ये लेड नाइट्रेट। बरोबर। ये बहन ने क्या लिया है? यहाँ पर भाई का हाथ लग रहा है ना, हाँ भाई ने, तो ये भाई ने क्या लिया है? लेड नाइट्रेट लिया है। और ये क्वथन नली है, ठीक है, परख नली को पकड़ने वाला चिमटा है जिससे परख नली को पकड़ा है। अच्छा, हाथ से क्यों नहीं पकड़ा भाई परख नली को? हाथ भी तो थे ना हमारे पास, ठीक है, लेकिन वहाँ दुर्घटना हो सकती है क्योंकि हम जिस चीज़ों को गर्म कर रहे हैं हाथ भी तो जल सकता है, तो चिमटे से पकड़ा है। और ये क्या है? बर्नर। इसमें कुछ ऐसा स्पिरिट लैंप भी इसको बोलते हैं, बर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ भरा जाता है इसके अंदर, जलने वाला, ज्वलनशील। जब इसको आग लगा दे तो यहाँ से गर्मी निकलती है और ये लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कर दिया। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। समझ में आया इतने बात? क्रियाकलाप क्या आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कीजिए। आपने क्या देखा? हमने देखा ना कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली है और ऑक्सीजन गैस निकली है, हमने तो वही देखा, हालांकि भले वो दिखी ना हो। और अंदर बना क्या? लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और भाई साहब ये सॉलिड है, मतलब वो अंदर ही पड़ा रहेगा, वो जो बना होगा मटेरियल सॉलिड। और गैस जो है क्या वो अंदर ही पड़ी रहेगी क्या? गैस अंदर रहेगी क्या परख नली के अंदर लंबे समय तक? वो तो निकल के चली जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। कौन से रंग का? भूरे रंग का। और भूरे रंग का धुआं होता किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, देख लो, इस प्रकार होती है। ऐसा है भाई साहब कह रहे। NCERT नेशनल लेवल पे चलने वाली बुक कितनी बार सुधारा करेंगे ये लोग, बड़ी शर्म की बात है। आइए क्रियाकलाप 1.7 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रिया करें, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। आगे क्या है? क्रियाकलाप 1.7, ये क्या है? सॉरी, हाँ ये भी अपघटन अभिक्रिया है। चलिए इसको आपको पढ़ लेना थोड़ा बहुत। अब क्या है देखो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर चाइना डिश लिए, सिल्वर क्लोराइड लिया, ये रहा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मतलब जानते हो क्या है? चांदी, ठीक है। उसका क्लोराइड, तो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl, चांदी को वैज्ञानिक रूप से संकेतन में Ag करके दर्शाया जाता है। क्या? Ag। और Au मतलब सोना, ठीक है। तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब इसको सूर्य का प्रकाश दिया गया है, देख लो, ठीक है, खिड़की के पास रखा, तो ये Ag में से जो क्लोरीन है गैस बन के उड़ जाएगा और हमें चांदी प्योर मिल जाएगा।
ठीक है। अभिक्रिया में क्या समझाया, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है। जो सफ़ेद कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो दूसर कलर का हो जाता है। दूसर मतलब समझ लो ना, कबूतर का कलर कैसा होता है, कबूतर का होता ना, वो दूसर कलर होता है, राख का कलर जैसा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर एवं क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो गया, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में, यानी चांदी प्योरा में मिल गया और क्लोरीन गैस बन चुकी है। क्या गैस बन चुकी है, नींद आ रही क्या, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी है, देख लो, ये लिखा चित्र 1.7, सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है, सिल्वर धातु बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है, ठीक है। एक और भी दिया है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है, जिसमें से सिल्वर और ब्रोमीन बन जाता है, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन होती है, तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा थी, सूर्य ऊर्जा थी। कौन सी थी, सूर्य ऊर्जा, या सौर ऊर्जा भी आप लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। अच्छा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसी का यूज़ हो रहा है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब आप लोगों ने देखा, अभी तो आप लोग फ़ोटो पाड़ते मोबाइल में रखते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके मोबाइल के अंदर 8 साल पुराना फ़ोटो शायद ही 10% बच्चों के पास हो, या 10% बच्चों की फैमिलियों के पास हो। अगर कोई 6 साल से मोबाइल चला रहा है, मान लीजिए 6 साल से आप स्क्रीन टच या स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 साल पुराने फ़ोटो मिल जाएंगे। 6 साल पुराने फ़ोटो मिलना बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई है। क्यों, कभी फ़ोन भर जाता है, फिर डिलीट कर दे, बस खाली वो सेल्फियाँ ले ली, वो क्या बोलते हैं, बंदरिया जैसा मुँह बना के, कबूतरिया जैसा, और सेल्फी ले के भर के फिर क्या हो जाता है, जब मोबाइल भर जाता है तो, या कभी आदत भी ऐसी होती है कि जहाँ मन चाहा वहाँ फ़ोन लेकर जाओ, गिर गया, टूट गया, खर्चा ज़्यादा आ गया, फ़ोन को जाने दिया, अब दूसरा नया ले लिया, तो उसमें जो फ़ोटो रखे वो चले जाते हैं, ठीक है। जिसका जीमेल में पड़ा होता है वो रह जाते हैं। अभी बहुतों को जीमेल का यूज़ करना ही नहीं आता है, ठीक है। मेरे पास मेरा 8 साल पुराना भी फ़ोटो, क्योंकि मैं जीमेल का यूज़ करता हूँ, बराबर। तो क्या हो रहा है, ये फ़ोटो आपको नहीं मिल पा रहे, लेकिन पहले के समय में क्या था, फ़ोटोग्राफी थी श्याम श्वेत, ब्लैक एंड वाइट। पुराने फ़ोटो जो थे वो कैसे थे, ब्लैक एंड वाइट थे। मतलब उनमें जो फ़ोटो खींच के लाते थे, तो फ़ोटो खींच के लाने के बाद एक पानी में डुबाते थे, वो सिल्वर क्लोराइड का पानी होता था अक्सर, ठीक है। फिर उसको ऐसे ऐसे सुखा के ऐसा धूप में थोड़ा सा हवा में हिलाते थे, फिर उसमें से जो पानी का भाग सूख जाए तो फ़ोटो एकदम क्लियर हो जाती थी। या वो रील वाला कैमरा, शायद आपको किसी को याद होगा, या आपके मम्मी पापा से पूछना पहले रील वाला कैमरा क्या होता था, वो बताएंगे। एक ऐसी रील आती थी, अभी तो हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इतनी छोटी सी, पहले होती थी रील, ठीक है। वो कैमरे में डालते थे और रील में फ़ोटो पड़ा जाता था, फिर वो रील लेकर जाते थे, फिर उसकी प्रिंटिंग बाहर होती थी, बराबर। नहीं बोलते रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, वही वो रील, ऐसी ऐसी रील होती है। तो उस फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का प्रयोग होता था, होता है, ऐसा तो मैं ज़्यादा रेयरली होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है, अच्छी बात है, होता है, तो हम तो ना करते भाई, ठीक है। ये सब वियोजन अभिक्रियाएँ थी। चलो अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आई कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया थी, जो भी वियोजन अभिक्रिया थी, वियोजन अभिक्रिया हो रही थी तो उसमें हमको ज़रूरत किसकी पड़ रही थी, या तो हम गर्म कर रहे थे, या सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, या विद्युत की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। एक क्रियाकलाप में दिया गया था। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो राज की बात क्या बताए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा मिल गई, और उदाहरण आप इसके जस्ट ऊपर वाले उसमें लिख सकते हैं। समझ में आए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं उसको मैं समझा देता हूँ। आगे दिए कहाँ, अब डायरेक्ट विस्थापन आएगा। अब यहाँ पे आपको, अगर मैं तो को नहीं आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन बन के आता है कि भाई हाँ कहाँ गया, हाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने एक अभिक्रिया बताई थी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताई थी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित करे। जैसे आप चूना भिगोते हो,
चूने को पानी में डालते हो तो हमको उधर गर्मी देनी नहीं पड़ी थी, वहाँ में से गर्मी अपने को ऑटोमेटिक मिल रही थी, ऑटोमेटिक गर्मी बन रही थी। तो उसको अपने लोग क्या बोल रहे थे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब जो ये अभिक्रिया हो रही थी विघटन वाली जो हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था, हम लोग ऊष्मा दे रहे थे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ऊष्मा दी, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा। ठीक है, यानी उसको हमने ऊष्मा दी ना, यानी उस अभिक्रिया ने क्या की, ऊष्मा अवशोषित की, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बन गई। फिर से एक बार समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े। अब ऊष्मा शोषी क्यों है? क्योंकि जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, अपनी मर्जी से तो मैं बनाना आ गया। ठीक है, ये भाई साहब को मैं ऊष्मा दूंगा, क्या दूंगा? ऊष्मा। अब मान लो कि ये पात्र है, मैंने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो मुझे इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी ना, नीचे से गर्म करना पड़ेगा। मतलब इस अभिक्रिया ने क्या, ऊष्मा का अवशोषण किया, इसने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण किया, तभी इसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मा का अवशोषण करके क्या बना रहा है अभी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और ये गैस है और ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड यानी ठोस है। ठीक है, आप देख लो, इधर भी एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है। ठीक है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 3 ऑक्सीजन है तो इधर 2 और एक 3 ऑक्सीजन, यानी अभिक्रिया ऑलरेडी यहाँ पर संतुलित हो चुकी है। तो ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी आ चुके हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी आ चुके हैं। यानी वियोजन, मैंने जब पहली बार वो 6-7 अभिक्रियाओं के नाम लिखाए थे तो उसमें मैंने उसके कोष्टक में लिखा था, इसीलिए मैंने कोष्टक में लिखा था। ये देख लो, यहाँ पे होगा शायद, नहीं है क्या? नहीं है, हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने जब समझाया था अभिक्रिया या शुरुआत के लेक्चर जिसने देखो तो संयोजन के साथ मैंने ऊष्मा शेपी लिखी थी, वियोजन के साथ मैंने ऊष्मा शोषी लिखी थी, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी में दोनों में सेम तरीके के आप उदाहरण डाल सकते हैं, खाली परिभाषाएं चेंज हो जाती है बस। ठीक है, इतना हो गया। हाय रामा क्या हुआ, कैसे हमें तड़पाने लगे, तुम कितनी वो। चलो, अब आएगा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, उपचयन अपचयन आएगा, फिर ये 2 करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर का चैप्टर बचा है। 2 लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं वो भी हम करेंगे, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्लू क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।